नमस्कार, जय हिंद। मैं बी एस जहांगीर सत्यदेव शर्मा क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस बाल विकास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अंग्रेजी में कहा जाए तो कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हिंदी नाम के साथ साथ आपको अंग्रेजी नामों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर हिंदी नामों में कई प्रकार का फेरबदल देखने को मिल सकता है, लेकिन अंग्रेजी नाम आपके वही के वही रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी नाम याद रखें ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना आए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञान नाम के एक विशेष रूप को परिभाषित करने का प्रयास किया और बताया कि एक निश्चित स्थिति में संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास का यह सिद्धांत उन्होंने अपने पुत्र लॉरेंट और पुत्री जैकलिन तथा ल्यूसिन इन तीनों पर प्रयोग करने के बाद दिया था। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे 1923 में लिखा गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि उस पुस्तक का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि जीन पियाजे की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, जीन पियाजे की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। इसका जवाब अब से कुछ ही देर बाद मैं आपको देने वाला हूं, तो आपको साथ साथ रिवाइज भी होता रहेगा। एक और प्रश्न जो आज इस वीडियो से जुड़े हैं या आज की क्लास से जो पहली बार जुड़े हैं उनके लिए आपको पिछला वीडियो देखना ही है, और साथ में अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो एक प्रश्न आपके लिए भी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अतिरिक्त और कौन सा सिद्धांत दिया है, इसको भी आप कमेंट करके बताइए कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अतिरिक्त और कौन सा सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों, ये दो प्रश्न आपके लिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए कि उनके द्वारा और कौन से सिद्धांत भी दिए गए हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। ज्ञान का जो सर्वोच्च रूप होता है उसे हमने क्या कहा है, उसे ही हमने संज्ञान कहा है। और हम देख रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसकी आज हम पढ़ेंगे अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। दावे के साथ मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट कोई सी भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां से जीन पियाजे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। इसीलिए आपको इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखना है, नोट करना है, और जहां पर समस्या आए आपको उसके संबंध में पूछ लेना है। सभी जानते हैं कि जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, इसीलिए सिद्धांत को विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, इस सिद्धांत को समझने के लिए और पढ़ने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि आपको पहले चारों अवस्थाओं के नाम पता होना चाहिए। तो आइए मेरे साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम या दोनों ही भाषाओं में हम इनके नाम को देख लेते हैं। कितनी अवस्थाएं मानी इन्होंने कुल मानी 4 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, इसे इंद्रियानुगामिक अवस्था भी कहा जाता है, इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है। ये 2 अन्य नाम हिंदी में इसके होते हैं। इसका समय जो माना गया है वो है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। अर्थात बालक का जब जन्म होता है उससे लेकर 2 वर्ष तक का जो समय होता है वो कहलाता है संवेदी पेशीय अवस्था। अंग्रेजी भाषा में इसको कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। इसे इंद्रियानुगामिक अवस्था भी कहा जाता है।
सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हमने अंग्रेजी में कहा है। ये नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम। नंबर 2 में कौन सी अवस्था है? नंबर 2 जो अवस्था है इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम सामान्य रूप से या सामान्य स्तर से हम जानते हैं, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। इसको जो माना गया है 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक इसकी अवधि है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जो माना जाता है वो है 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक। 2 वर्ष से 4 वर्ष तक। जब बच्चा 4 वर्ष तक की आयु तक होता है, मतलब वो कौन सी अवस्था में है? वो है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसको कहा जा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कहा जाता है। तो ये 2 अवस्थाएं हुई। इस लेक्चर में हम 2 अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन 4 अवस्थाओं को पहले एक बार देख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की। तो तीसरी अवस्था है कॉन्क्रीट। नंबर 3 है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त, ये मूर्ख नहीं है, ये मूर्त है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको 2 स्टेज में बांटा जाता है। 4 वर्ष से लेकर, पहले या रूप में अगर हम देखें तो 4 वर्ष से 7 वर्ष तक ये होती है। इस अवस्था को हम विस्तार पूर्वक देखते हैं और समझते हैं। कंक्रीट वाली जो अवस्था है, थोड़ा सा इसमें एक संशोधन करना चाहूंगा मैं। यहाँ 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष है, थोड़ा सा संशोधन यहाँ पर देखें। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर 4 हो गया था, इसे हमें 7 मानना है, 7 ही पढ़ना है। बात करते हैं नंबर 3 पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को हम बांटेंगे सामान्य रूप से, अगर हम देखें तो इसको बांटते हम 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक। और अंग्रेजी भाषा में इसको नाम दिया जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी इसे कहा जाए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 3 अवस्थाएं हुई है। थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्शन हुआ था, इसको ध्यान रखना है। शुरुआत में 4 बोल दिया गया था मेरे द्वारा, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। 2 वर्ष से लेकर कहाँ था कि 7 वर्ष तक। नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। नंबर 4 पर कौन सी स्टेज आती है? उसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अंग्रेजी भाषा में हम इसको नाम देते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और यहाँ पर कहेंगे इसे हम औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि मानी गई है कहां से कहां तक? 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। कुछ किताबों में ये आपको मिलेगा 15 वर्ष के बाद तक या किशोर अवस्था तक। वास्तव में ये कहा था कि 11 वर्ष से 15 वर्ष तक इसकी कुल अवधि मानी गई है। इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है फॉर्मल, या फिर एक और नाम दिया जाता है एब्स्ट्रैक्ट। इसे अमूर्त भी कहा जाता है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 अवस्थाएं आपके सामने हैं। इन 4 पर ही पूरा टिका हुआ है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक बार फिर से मेरे साथ इन अवस्थाओं को आप दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देख रहे हैं, जिन पियाजे ने कुल अवस्थाएं मानी है संज्ञानात्मक विकास की 4। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो समय होता है उसे कहा जाता है, विशेष करके अंग्रेजी नाम आप याद रखें, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रियानुगामिक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, ये इसके कई नाम हैं। आप चाहे तो साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन कौन से इसके नाम देखने को मिलते हैं।
अगली बात करें दूसरे स्टेज की, हम बात करते हैं दूसरे में क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहली है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी अंतरदर्शी संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 4 वर्ष तक और 4 से 7 वर्ष तक होती है। कुल 2 भागों में बांटने पर इसे अंग्रेजी भाषा में कहा हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगर सिद्धांत को समझना है तो पहले अवस्थाओं को समझना ही पड़ेगा, बिना इनको समझे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों दूसरी स्टेज हमारी कौन सी होगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 पे बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे। मूर्त मतलब वो जिसको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम स्पर्श करके ये बता सकें कि भाई ये चीज क्या है, ठोस है, कौन सा नरम है, कड़क है, गर्म है, जो भी है आप बताना चाहें बता सकते हैं। मतलब जिसको हम देखकर उसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं, मतलब वो कैसी वस्तु है, वो मूर्त है। और जिसको नहीं देख सकते, जो सिर्फ विचारों में है, जो सिर्फ ख्यालों में है, सपनों में है, ख्वाबों में है, वो अमूर्त है, वो सच्चाई है ही नहीं, वही अमूर्त है। तो देखिए अमूर्त में कौन सा होगा, औपचारिक या अमूर्त एक ही होता है। लेकिन मूर्त को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा हमने, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 3 स्टेज होती है ये, हर मनुष्य के जीवन काल में ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। नंबर 4 की बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको मैंने कहा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा है, अंग्रेजी भाषा में कहा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या एक और नाम है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, ऐसा भी पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, नोट करना है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर आप चाहते हैं टीचर बनना तो आपको इस सिद्धांत को पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। और वीडियो को अगर समझना है तो एक बार देखिए, नहीं समझ में आता तो दूसरी बार भी देखें और नोट करते चलें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, बात को समझा होगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें एक एक स्टेज को समझना है। तो आइए और समझते हम एक एक स्टेज को। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली स्टेज हमें कौन सी मिल रही है, संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, नाम से आपको लग रहा है संवेदी पेशीय अवस्था। जिन पियाजे बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 प्रश्न किए थे, उन पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अधिकतर बच्चों के जो कमेंट के माध्यम से आंसर दिए गए हैं लगभग सही दिए गए हैं, लेकिन एक दूसरा जो प्रश्न था उसमें अधिकतर गलतियां हुई हैं, तो उसके बारे में बता दूं। मैंने 2 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न किया था कि जिन पियाजे ने सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी लिखी है, तो पुस्तक थी आपकी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये जिन पियाजे की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरा प्रश्न था कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अलावा और कौन सा सिद्धांत दिया है, तो जिन पियाजे ने एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जिन पियाजे के द्वारा भी दी गई है। वो अलग बात है कि कोहलबर्ग ने भी वैसा ही एक सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों याद रखें, नैतिक विकास का सिद्धांत भी जिन पियाजे ने एक दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संवेदी पेशी अवस्था। यह है क्या, इसको जानते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद वो सबसे पहली क्रिया कौन सी करता है। अगर उसे भूख लगेगी तो क्या करेगा, अगर उसे प्यास लगेगी तो क्या करेगा, सबसे पहले कौन सा काम करता है, और रोने का काम करता है। रोने के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है। अब रोने के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है। अब रोने में सीधे शब्दों में कहें तो वो कोई भाषा नहीं है, अपने इंद्रियों का सहारा ले रहा है वो। इसीलिए इसको क्या कहा हमने, इंद्रियानुगामिक अवस्था भी कहा है। इसके कई नाम देखने को मिलते हैं, मैं कई नाम के अंतर्गत कुछ नाम लिख देता हूं यहां पर। इसको हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, इंद्रियानुगामिक अवस्था, इंद्रियानुगामक अवस्था, गामक अवस्था,
इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था भी इसी को कहा जाता है। इंद्रिय जनित अवस्था भी इसी को कहा जाता है। ये तीनों नाम भले हिंदी में अलग अलग है, लेकिन अंग्रेजी में एक ही नाम मिलेगा, सेंसरी मोटर स्टेज। अब जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझे इंद्रिय होती क्या है। इंद्रिय आपने देखी, इंद्रिय होती क्या है। अगर मैं कहूं कि इंद्रियों की संख्या कितनी है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कितनी इंद्रियां होती है। हम बोलते हैं ना कि उसकी इंद्रिय काम नहीं कर रही है, उसकी इंद्रिय में यूं कहें कि सीधे शब्दों में उसकी इंद्रियां मतलब क्रियाशील नहीं है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए कि कुल कितनी इंद्रियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में जो इंद्रियों की संख्या होती है वो आपने सुना होगा कई बार कि उसकी सिक्स्थ सेंस काम करती है, उसे बहुत समझ है, वो आगे की बात को भी समझ लेता है, वो बिना कहीं भी बातों को समझ लेता है। सिक्स्थ सेंस भी उसकी काम करती है। सिक्स सेंस होती ही नहीं है दरअसल। सिक्स सेंस मतलब जो स्तर से ऊपर उठ जाए वही सिक्स सेंस काम करने कहलाता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल 5 इंद्रियां हैं। और 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? 5 इंद्रियां देखिए कौन कौन सी 5 प्रमुख इंद्रियां मानी जाती है। 5 इंद्रियों के तहत हम किस किस को लेते हैं? 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों 5 इंद्रियों में किस किस को शामिल किया जाता है? इंद्रिय मतलब वो जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर दें और ग्रहण कर लें, वही कहलाती है इंद्रिय। आप इंद्रियों का मतलब और ऐसा नहीं कि भाई इंद्र की घरवाली इंद्रिय होती होगी, ऐसा नहीं है। इंद्रिय मतलब यहां पर क्या हो रहा है, हमारे विचारों को प्रकट करने वाली या ग्रहण करने वाली जो भी मूल तत्व है वही क्या कहलाते हैं? इंद्रिय। अब किसी भी बात को हम ग्रहण करेंगे तो कैसे करते हैं? जैसे मान लो हम कहीं से निकल रहे हैं, हमने देखा कि भाई यहाँ तो गर्मा गर्म भजिए बन रहे हैं, पोहे बन रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि भाई यहाँ तो हम तुरंत समझ जाते हैं, कोई कहने नहीं आता हमको कि यहाँ पे भाई पोहे बन रहे हैं। हमें क्या आते हैं? उसकी गंध आती है। गंध मतलब हमें किससे पता चला? नाक से। कोई हमें हमारे बारे में गलत बातें कर रहा हो, हम सुन लेते हैं कि ये तो मेरे बारे में गलत बोल रहा था। हमने कहाँ से सुना? कान से। सूंघा था हमने नाक से। नाक से सुना नहीं था, सूंघा था, कान से हमने सुना। और हम अपने विचारों को प्रकट करेंगे तो किसकी सहायता से? जीभ की सहायता से। तो 3 इंद्रिय कौन सी हो गई भाई? नाक हो गई, कान हो गया, और क्या हो गया आपकी? एक और मैंने आपको बताया था, जीभ। बोलकर हम प्रकट करते हैं। लेकिन मान लो अगर हम विशेष रूप से अगर हम देखें, आंख, नाक, कान, आपने 3 तो हो गई, एक होती है त्वचा और एक होती है जीभ। ये 5 इंद्रियां होती हैं। तो कौन कौन सी? नाक, कान। आप ये मत समझ लेना नाक कान गले का डॉक्टर होता तो गला भी इंद्रिय होती होगी। और नाक कान गले का डॉक्टर होता है, गला इंद्रिय नहीं है। नाक, कान, आंख, जीभ और ये है आपका एक और त्वचा। कोई नरम नरम चीज, मुलायम चीज पे आपका हाथ स्पर्श कर जाए या वो आपसे स्पर्श कर जाए तो आपकी त्वचा आपको बता देती है कि भाई ये क्या चीज है। कोई बर्फ का टुकड़ा लेकर आपकी त्वचा पे रख दे हाथ पर और आपको कहे कि आंखें बंद करके बोले बताओ क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे ये बर्फ है। मतलब ये है हमारी इंद्रियां। और आप कहेंगे इंद्रियां यहां क्या करने आई? फिर छठी इंद्रिय कौन सी है? छठी इंद्रिय कोई वास्तव में होती नहीं है। हमारा दिमाग जब ऊपरी स्तर पर पहुंच जाता है उस छठी इंद्रिय कहलाती है। आप कहीं छठी इंद्रिय ऐसा नहीं कि भाई हाथ होता, हाथ का अंगूठा, कान में, ऐसा कुछ और नहीं है। ये कुल 5 इंद्रियां होती हैं। तो पहले स्टेज में समझें कितना, कहां से कहां तक माना गया था इसकी अवधि? इसकी अवधि मानी गई है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। तो बालक प्रारंभ में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अपनी जो भी बात होती है, जो भी रूप होते हैं, उसमें कुछ अलग से नहीं कर पाता है। जैसे मान लो मैं यहां पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं तो किसकी सहायता से कर रहा हूं? हाथ से लिखकर कर रहा हूं। लेकिन छोटा जो बच्चा होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, वो जो भी बातें रहेंगी, जो भी काम करना रहेगा, उन सब का आधार क्या रहेंगी? इंद्रियां। अर्थात सारे काम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इंद्रियों पर आधारित होते हैं। इसीलिए इस अवस्था को कहा जाता है इंद्रियानुगामिक अवस्था।
इंद्रियों पर आधारित अवस्था, ये पूरी तरह से केंद्रित किस पर है? इंद्रियों पर है। एक और खास बात इस अवस्था की, इस अवस्था में जो बालक होता है वो दूसरों पर केंद्रित होता है, स्वयं कुछ नहीं कर सकता। भूख लगी है, वही रोने लग जाएगा, उसको खाना तो आराम से पड़ा रहेगा, बच्चा मस्त रहेगा, खेलता रहेगा। जब उसको लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है और रोने लग जाता है, उसकी माँ आती है, उसको दूध पिलाती है और चुप हो जाता है। सारे काम केंद्रित यहीं पर होते हैं। अब यहीं से बनते हैं थोड़े से कठिन स्तर के प्रश्न। ये जो आपको अवस्था दिखाई दे रही है संवेदी पेशी अवस्था, ये किताबों में जब आप देखने जाओगे तो इसको डिटेल नहीं मिल पाता है और इसको बांटा है 6 उप अवस्थाओं में। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इन उप अवस्थाओं को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि वर्ग 2 का जब पेपर हुआ था या पेपर हुए थे, उस वर्ग 2 के पेपर में इस पहली अवस्था की 6 उप अवस्थाओं से कई प्रश्न बने हैं, कई सारे प्रश्न बने हैं। तो हम यहां पर उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इनकी 6 उप अवस्थाओं के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो संवेदी पेशी अवस्था को कुल कितनी उप अवस्था में बांटा गया है? उसको बांटा गया है कुल 6 उप अवस्थाओं में। एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों, इंद्रियानुगामक अवस्था को हमने कुल अवस्थाओं में बांटा है 6 उप अवस्थाओं में। इन 6 उप अवस्थाओं को हम एक एक करके समझेंगे और इनके बारे में हम बात करेंगे। तो कुल कितनी उप अवस्था में बांटा है, पहले तो ये देखें। 6 उप अवस्था में बांटा है। आपको कोशिश करना है कि ये 6 उप अवस्था भी याद रहे। हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, अगर स्टार्टिंग से हम देखें तो हम जो पहली अवस्था है, इंद्रियानुगामक अवस्था है, उसको 6 उप अवस्था में बांट रहे हैं और उसको हम एक एक करके यहाँ समझने वाले हैं। सबसे पहली अवस्था या जो उप अवस्था रहेगी उसको हम कहते हैं, किस नाम से है? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। दोस्तों, नाम थोड़े अटपटे जरूर रहेंगे, लेकिन इस अटपटे नामों को आपको याद कर लेना है ताकि कोई परेशानी आपको ना हो। इसका पहले जो उप अवस्था है, इसका नाम है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, क्रियाओं की अवस्था, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। जी हाँ दोस्तों, ये जो अवस्था है आपकी, इसे हमने नाम दिया है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त मतलब होता है रिफ्लेक्स। जैसे ये ट्यूबलाइट चल रही है, इसका रिफ्लेक्स आता है बोर्ड पर या चेहरे पर। रिफ्लेक्स मतलब क्या हो रहा है, उसका एक तरह से प्रतिवर्त हो रहा है, तो इसको नाम दिया हमने प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। ये पहली हमारी उप अवस्था है। इंद्रियानुगामिक अवस्था को हमने 6 उप अवस्था में बांटा है और उसमें पहली है प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था। इसका जो समय अवधि है, इसको भी ध्यान से देखिए। समय अवधि रहेगी जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। उम्मीद करता हूं कि इस क्लासेस को कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, तो मैं यहां पर इंग्लिश में भी नाम जहां पर नोट करता जा रहा हूं, आपको याद रखना है। इसको हम कहेंगे द स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, द स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, अर्थात ये जो पहली उप अवस्था दिखाई दे रही है, ये जन्म से लेकर होती है कहां तक? जन्म से 2 वर्ष तक इसको माना जाता है। और आप याद कीजिए, जन्म से 2 वर्ष तक का जो बालक रहता है वो क्या करता है? वो अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही काम करता है, वो सिर्फ दूध पीने का काम करता है और वो सिर्फ चूसने का काम करता है। इसीलिए इस अवस्था को हम चूषण अवस्था भी कहते हैं। विशेष करके इसमें सबसे ज्यादा जो काम किया जाता है बालक के द्वारा, वो चूसने का काम किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम चूषण अवस्था। और सबसे ज्यादा रिफ्लेक्स होता है चूसने का, प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं, इसे हम सकिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसको हम सकिंग रिफ्लेक्स। प्रश्न आता है कि भाई किस क्रिया का प्रतिवर्त प्रारंभ में सर्वाधिक होता है? तो चूसने का सर्वाधिक प्रतिवर्त देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा बालक यही काम करता है, इसीलिए इसको हम चूषण अवस्था भी कहते हैं। भाई बालक जो है उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे कुछ करना नहीं है, वो सिर्फ एक ही काम करता है,
चूसने का काम करेगा। और वो अगर कुछ भी उसको दिक्कत होती है, भूख लगती है तो रोने लग जाएगा, और माँ उसको दूध पिलाती है, वो दूध पीता है और वापस चुप हो जाता है। अर्थात इस अवस्था में सर्वाधिक काम किया जाता है दूध पीने का या चूसने का काम करने के कारण इसको चूषण अवस्था कहते हैं। अब यहां पर जब आप बालक के मुंह में अगर अंगूठा दे देंगे, कोई उंगली दे देते हैं, पेन दे दीजिए, जो भी आपके हाथ में हो आप उसके मुंह में अगर दे देते हैं तो वो चूसने का काम करता है। मतलब सर्वाधिक काम कौन सा कर रहा है? वो चूसने का। इसीलिए इसको हम कहते हैं चूषण अवस्था। तो दोस्तों, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था का मतलब ये कि द स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज सबसे ज्यादा कौन सी होगी? सकिंग रिफ्लेक्स। ये पहली स्टेज है। अर्थात इंद्रियानुगामक अवस्था को हमने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। उसमें से पहली कौन सी हो रही है? हमारी प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। आइए नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 या दूसरी उप अवस्था कौन सी है? तो इसको हम कहते हैं वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। वृत्ति मतलब द सर्कुलर रिएक्शन। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वृत्ति क्रियाओं को यहां पर देखें, इसकी क्या है? तो यहां पर रहेगी ये 1 से 4 माह तक। 1 से 4 माह तक। यहां पर देखिए वृत्ति क्रियाओं से मतलब क्या होता है? सर्कुलर रिएक्शन जो होती है क्या होती है? ये देखें वृत्ति क्रियाओं की अवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं। ये सेकंड आपकी जो है सब स्टेज है। दूसरी उपावस्था की हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, दोस्तों पहली थी प्रतिवर्त क्रियाएं, अब दूसरी कौन सी हो रही है? दूसरी आपकी है यहां पर वृत्ति क्रियाएं। पहली हमारी कौन सी है? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। अब दूसरी है वृत्ति क्रियाओं की अवस्था। वृत्ति क्रियाओं का मतलब सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर मतलब एक सर्कल के रूप में क्रिया को दोहराता है। प्रतिवर्त क्रिया और वृत्ति क्रिया में अंतर देखें। प्रतिवर्त क्रिया वो क्रिया जो बालक को करवाई गई थी, जैसे कि दूध पीना है, पिलाया गया, चूसने काम करवाया गया था, उसी को दोहराव कर रहा है। वो सीधे उससे कनेक्टेड थी। वृत्ति क्रिया में क्या होता है? ये उससे कनेक्टेड होती है, कोई दूसरा सामने करता है और उसी क्रिया को उसी क्रम में दोहराता है। जैसे बालक के सामने जब झुनझुना बजाया जाता है, झुनझुना जब बजाया जाता है तो बालक को बड़ा आनंद आता है, उसको मस्ती चढ़ती है और धीरे धीरे उसी झुनझुने को बजाने को सीख लेता है, अपने हाथ में धीरे धीरे पकड़ने लगता है और वो भी क्या करता है? धीरे धीरे झुनझुना बजाने लगता है। अर्थात झुनझुना बजाना जो है वो कौन सी क्रिया रहेगी बालक के लिए? वो रहेगी वृत्ति क्रिया। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? द सर्कुलर, इसको कहते हैं हम द स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। अवधि याद रखें इसकी अवधि रहेगी कहां से? 1 से 4 माह तक। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इसमें बालक के द्वारा क्या किया जाता है? वृत्ति क्रियाओं का दोहराव होता है। तो कुछ पंक्ति लिख देता हूं मैं। वृत्ति क्रियाएं की जाती है, वृत्ति क्रिया सर्वाधिक की जाती है, वृत्ति क्रियाएं की जाती है, वृत्ति क्रियाएं की जाती है। उदाहरण देखिए, बालक के सामने झुनझुना बजाया जाता है, बालक झुनझुने की क्रिया का वृत्तीय रूप से दोहराव करता है, वृत्तीय रूप से दोहराव करके झुनझुना बजाना सीख जाता है। झुनझुना बजाना सीख जाता है, बजाना सीख जाता है, सीख जाता है।
तो दोस्तों यहां पर तो काम सिर्फ एक कर रहा था, दूध पीने का, चूसने का काम कर रहा था। अब यहां पर अगर बालक के सामने कोई छोटी मोटी क्रियाएं की जाती है तो उसी क्रिया को क्या करेगा, उसी क्रिया को वृत्ति रूप में दोहराएगा और सीख जाएगा। इसीलिए इसको हमने कहा वृत्ति क्रियाओं की अवस्था। इसके अंग्रेजी नाम जरूर याद रखें आप। पहला था द स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, द स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। द सेकेंड वन है द स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। तो दोस्तों ये थी हमारी दो उपावस्था। पहली अवस्था जो थी इंद्रियानुगामिक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, उसको हमने बांटा है कुल 6 उपावस्थाओं में। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल बांटने की हम बात कर रहे हैं तो इसको बांटा गया है कुल 6 भागों में, 6 उपावस्थाओं में। आगे हम देखते हैं, अगला देखते हैं। नंबर 3 की बात करेंगे। कुल 6 उपावस्थाओं को हम एक एक करके यहां पर ले रहे हैं और मैं फिर आपको बता दूं कि वीडियो को आप स्किप ना करें, शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। आप सोच रहे हैं कि भाई दूसरे यूट्यूबर तो बहुत कम बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट में दिखा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि मैं भी इसको बहुत संक्षिप्त में पढ़ा सकता था, लेकिन आपको संक्षिप्त में नहीं पढ़ना है, आपको ऐसे पढ़ना है कि आप दूसरे को पढ़ा सकें, दूसरों को अच्छी तरह समझा सकें। इस तरह से आपको पढ़ना है और एग्जाम में कहीं यहां से प्रश्न आ जाए तो आप कोई भी आंसर गलत ना लगाएं, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों हमने देखा गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में बालक के द्वारा किया क्या जाता है, इस अवस्था में बालक जो पिछली क्रियाएं उसके द्वारा की गई थी या जो भी वृत्तीय क्रियाएं की गई थी उनके छोटे छोटे रूप में क्या करता है, वस्तुओं को उलटने पुलटने लगता है। मान लो कोई खिलौना पड़ा हुआ है बिस्तर पर, तो बिस्तर पर पड़े खिलौने को क्या करेगा, वो उल्टेगा पुलटेगा। कोई टेडी बियर रखा हुआ उसके पास में, तो उसको भी हो सकता है कि वो इधर उधर उलटने का प्रयास करने लगे। तो यहां पर वस्तुओं को उलटने पुलटने का काम करेगा, अर्थात वृत्तीय क्रियाओं को वो करने लग जाता है। ये सेकेंडरी मानी जाती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस अवस्था में शिशु क्या करता है, इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पुलटने जैसी वस्तुओं को उलटने पलटने, समझ रहे हैं आप, उलटने पलटने का मतलब इधर उधर करना, उलटने पलटने, उलटने पलटने, उलटने पलटने। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने, शिशु वस्तुओं को उलटने पुलटने का कार्य करने लग जाते हैं, का कार्य करने लग जाते हैं, लग जाते हैं। अर्थात वस्तुओं को क्या करेंगे, अब वो उलटने पुलटने लगते हैं। खिलौना है तो उसको उलटने पुलटने लग जाएगा। इसे कहा हमने गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। नंबर 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों साथ साथ। यहां पर नंबर 4 पर देखिए क्या है। नंबर 4 पर गौण स्कीमेटा के समन्वयन की अवस्था। गौण स्कीमेटा के समन्वयन की, गौण स्कीमेटा के समन्वयन की अवस्था, गौण स्कीमेटा के समन्वयन की अवस्था, गौण स्कीमेटा के समन्वयन की अवस्था। इसकी अवधि रहेगी 8 से 12 माह, 8 से 12 माह, 8 से 12 माह की अवधि इसकी मानी जाती है। इसको मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूं अच्छी तरह से, ताकि आप दोनों में मिक्स ना करें। दोस्तों पहली जो स्टेज थी हमारी इंद्रियानुगामक अवस्था, उसको हमने बांटा 6 उप अवस्थाओं में। उसी को हम पढ़ रहे हैं अलग अलग रूप में और समझ रहे हैं। यहां से प्रश्न बने हैं वर्ग 2 में, वर्ग 2 में यहां से कई प्रश्न बने हैं, तो याद रखना है आपको। गौण स्कीमेटा, एक शब्द आया है यहां पर, ध्यान देंगे। स्कीमेटा ये दरअसल बना स्कीमा से ही है। स्कीमेटा मतलब किसी भी कार्य को करने का व्यवस्थित रूप या सबसे शानदार तरीका स्कीमेटा ही कहलाता है। तो यहां पर इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है स्टेज ऑफ
स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्कीमेटा। यहां पर बालक क्या करता है, नए नए तरीके ढूंढने निकालने लगता है, अर्थात किसी कार्य को करने का वो व्यवस्थित रूप निकालने लगता है। यहां पर एक शब्द आया स्कीमा। स्कीमा को ध्यान समझे, स्कीमा पे छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्कीमा हमने अंग्रेजी शब्द से लिया है, इस पे छोटी की भी कहीं पे लगी हो सकती है। स्कीमा एक शब्द आया है। स्कीमा किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा रूप या स्कीम, वो कहलाता स्कीमा। अर्थात जब दूर चादर पर कोई खिलौना पड़ा हुआ है और बालक उस खिलौने को प्राप्त करना चाहता है तो वहां तक नहीं पहुंचता, उस चादर को खींच लेता है, और चादर को जब खींचकर खिलौने को प्राप्त किया, मतलब वो क्या है, स्कीमा है। तो स्कीमा का इसमें विकास हो जाता है। स्कीमा का इसमें क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। यहां पर बालक क्या करता है, और एक और चीज यहां पर देखिए, शिशु क्या करता है, शिशु उद्देश्य तक पहुंचने वाले साधन पर बल देता है, पहुंचने वाले साधन पर बल देता है। उद्देश्य तक पहुंचने वाले साधन पर बल देता है। उद्देश्य तक पहुंचने के साधन पर बल देता है, के साधन पर बल देता है, साधन पर बल देता है। अर्थात अब बच्चा जो है उन चीजों पर विशेष ध्यान देगा कि इस विशेष स्कीमा चीज अलग है, आप इन दोनों कॉमन एक तरह से ना देख लें। स्कीमा क्या होता है मैंने पहले तो ये बताया। स्कीमा चीज क्या होती है, किसी चीज को व्यवस्थित रूप से करने का तरीका। उसके बाद सेकेंडरी क्या होगा, ये अलग अलग है, दोनों को एक ना कर ले। मैं कह रहा हूं कि शिशु इस अवस्था में क्या करता है, उद्देश्य तक पहुंचने के साधन पर बल देता है। जैसे मान लो उसकी माँ छिप जाती है, दरवाजे के पीछे छिप गई, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा अपनी माँ को ढूंढेगा कि पर्दे को हटाएगा। तो वहां पर क्या कर रहा है, उद्देश्य तक पहुंचने के साधन पर बल देता है। उदाहरण देखें, एक और उदाहरण देखें, खिलौने को छिपा दिया जाए, खिलौने को छिपा दिया जाए, खिलौने को छिपाने पर, छिपा देने पर बालक के द्वारा उसे इधर उधर ढूंढना, उसे इधर उधर ढूंढना, इधर उधर ढूंढना। तो ये हो गई दो स्टेज और आपकी। एक बार फिर से देखें, स्टेज नंबर 3 है गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था 4 से 8 माह तक होती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, छोटी छोटी वृत्ति क्रियाएं को दोहराव करता है और वस्तुओं को क्या करने लगेगा, उलटने पुलटने लग जाता है, काम करता है। फिर हम स्टेज नंबर 4 पर गौण स्कीमेटा के समन्वयन की अवस्था, अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, अर्थात यहाँ पर एक स्कीमा उत्पन्न हो जाता है और किसी भी काम को करने का वो एक अच्छा या व्यवस्थित तरीका निकाल लेता है, ये स्कीमा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विशेष करके क्या करेगा, उद्देश्य तक पहुंचने के साधन पर बल देता है कि काम को किस साधन से अच्छी तरह किया जाए, इस पर वो बल देने लग जाता है। तो ये आपकी हो गई 4 स्टेज, दोनों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इनको अच्छी तरह नोट डाउन करना है। दोस्तों स्टेज नंबर हम करते हैं बात नंबर 4 के बाद आते हैं नंबर 5 पर। इस अवस्था जो कि पहली अवस्था इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको हमने कुल बांटा है 6 भागों में। 6 भाग में से हम पढ़ चुके हैं 4 महत्वपूर्ण उप अवस्थाएं। 5वीं और 6ठी उप अवस्था पर हम आते हैं और इनको पढ़ने कर इस पहली उप अवस्था को हम करेंगे समाप्त। तो पहली उप अवस्था हमने कौन सी देखी थी, पहली उप अवस्था थी प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था।
नंबर 2 हमने देखा वृत्ति क्रियाओं की अवस्था। नंबर 3 हमने देखा गौण वृत्ति क्रियाओं की अवस्था। नंबर 4 हमने देखा स्कीमेटा के समन्वयन की अवस्था। और नंबर 5 पर हम देखते हैं, नंबर 5 है तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था। नंबर 5 तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था ये रहती 12 से 18 माह तक रहती है। 12 से 18 माह, 12 से 18 माह तक इसको माना जाता है। 12 से 18 माह तक मानी जाती है ये अवस्था, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। अब यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी वृत्ति क्रियाएं होती है, लेकिन थर्ड स्टेज पर है। इसे हम कहेंगे स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। इस अवस्था में बालक क्या करेगा, वस्तु के गुण दोष पर या गुण दोष एवं त्रुटियों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है और उन पर बल देता है। इसमें क्या होता है खास बात, इस अवस्था में शिशु वस्तु के गुण तथा दोषों से सीखने का प्रयास करता है। गुण तथा दोषों से सीखता है, दोषों से सीखता है। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगा कि कोई कट तो नहीं रहा है यहां पर। गुण तथा दोषों से सीखता है, अर्थात कोई सी भी वस्तु है, उस वस्तु के गुण और दोष, आखिर उसकी क्या कमी है। मान लो किसी चीज से उसको लग गई थी, चोट लग गई थी, तो उस चीज से वो बचने का प्रयास करता है। अर्थात इस स्टेज पर आकर वो गुण तथा दोषों से सीखने का प्रयास करता है। एक और क्या बात है, इस खास बात इसमें, इस अवस्था में क्या करेगा, वस्तुओं को ऊपर नीचे गिराने या ऊपर से नीचे गिराने की अवस्था अधिक होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को ऊपर से नीचे, इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करता है। अध्ययन करता है या फिर अध्ययन नीचे ऊपर नीचे गिराने की प्रकृति होती है। अर्थात कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसको ऊपर नीचे गिराएगा, इधर उधर फेंकेगा, दीवार पर फेंकेगा, ऊपर नीचे गिराने की प्रकृति ज्यादा होती है। या यूं भी कह सकते हैं कि वो ज्यादा तोड़फोड़ ज्यादा करने लग जाता है। विशेष करके ऐसा भी कह सकते हैं, या यहां पर देखिए तो इस अवस्था में वस्तुओं को ऊपर नीचे गिराने, फेंकने, गिराने का ऐसा प्रवृत्ति वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी स्टेज नंबर 5, नाम था तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। इस अवस्था में वस्तु गुण तथा दोषों से सीखता है। अब हम बात करेंगे नंबर 6 पर, मानसिक संवेग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। मानसिक संवेग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। नए साधनों की खोज की अवस्था। नए साधनों की खोज की अवस्था। इसको मानेंगे हम 18 से 2 वर्ष या 24 माह। 18 से 24 माह। 18 से 24 माह
ये जो अवस्था होती है स्टेज ऑफ इन्वेंशन, इसे मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, स्टेज ऑफ इन्वेंशन, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन, मेंटल कॉम्बिनेशन। दोस्तों ये अंग्रेजी नाम में इसलिए लिख रहा हूं कि किसी प्रकार के आपको डाउट ना बने और आप दोनों नाम सीख लें। अब ये बड़ा स्टेज जरूर है, लेकिन इसमें क्या होता है ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसको पहले तो मैं अंडरलाइन कर दे ताकि आपका मिक्सअप ना हो, अच्छी तरह से आप समझ पाएं, किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना बने। तो ये है आपकी स्टेज नंबर 6। ध्यान से इसको देखें। मानसिक संवेग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। मानसिक संयोग है ये, सॉरी माफी चाहूंगा यहां पर, ये मानसिक संयोग है। मानसिक संयोग द्वारा, मानसिक संयोग मतलब मेंटल कॉम्बिनेशन, अर्थात दिमाग जब संयोगवश किसी चीज को सीख लेता है तो बच्चा वहां पर अपना खुद का दिमाग लगाएगा और चीजों को सीखने का प्रयास करेगा। यह मानसिक संयोग है। कोई ऐसी घटना, परिकल्पना या परिघटना को इसके सामने घटित होती है तो अपने मस्तिष्क के कई संयोग मात्र रहो घटना घटी थी उसके माध्यम से वो सीखने लगता है। तो मानसिक संवेग द्वारा यहाँ पर वो सीखने का प्रयास करता है। इसमें क्या क्या करेगा वो? इस अवस्था में वो दूसरे का व्यवहार का अनुकरण करता है, दूसरों के व्यवहार का अनुकरण, दूसरा कोई कैसा क्या काम कर रहा है उसके नाटक करता है, नकल करता है, दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करता है। एक छोटी बच्ची या बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को पानी लाते हुए देखता है तो वो भी अपने सर पर जल का पात्र रखकर आगे जाने की कोशिश करती है, या फिर कह सकते हैं कि वो भी पानी लाने का एक तरह से अनुकरण करता है। दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करना, इसमें मुख्य क्रिया देखने को मिलती है। एक और विशेष बात देखें, एक माँ अगर रोटी बना रही होती है तो छोटा सा बालक वो भी क्या करता है, आटा लेकर बनाने लगता है, या बालक या बालिका दोनों हो सकते हैं। अर्थात दूसरे के व्यवहार का यहां पर क्या किया जाएगा, अनुकरण किया जाएगा। घटना के पूर्वानुमान की सीमित योग्यता प्रदर्शित करता है। घटना के पूर्वानुमान की सीमित योग्यता प्रदर्शित करना, सीमित योग्यता प्रदर्शित करना, सीमित योग्यता प्रदर्शित करना। एक नया पॉइंट देखें, हमने कहा कि भाई ये ऐसा मत करो आग लग जाएगी, ऐसा मत करो दूध गिर जाएगा, तो ऐसा वो भी बालक छोटे छोटे पूर्वानुमान लगाने लग जाता है। किसी भी घटना के पूर्वानुमान की सीमित योग्यता प्रदर्शित करने वो लग जाता है। तो यहां पर ये 6 अवस्थाएं या 6 उप अवस्थाएं थी पहले भाग के अंतर्गत। आपको करना क्या है, इस वीडियो को एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार देखना है। सबसे पहले तो 4 अवस्थाओं के नाम लिख लेना है, फिर पहली अवस्था के अंतर्गत आने वाली 6 उप अवस्थाओं को नोट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन वर्ग 3 में हो, सीटेट में हो, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको इन 6 उपावस्थाओं को याद करना है। एक बार मेरे साथ 6 उपावस्थाओं के नाम आप भी अच्छे से या तेज गति से आप दोहराव करेंगे ताकि आपको कितना याद रहा है। नंबर 1, पहली अवस्था थी प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था ये पहली थी। नंबर 2, वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। नंबर 2, वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। नंबर 3, गौण वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। गौण वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। नंबर 4, गौण स्कीमेटा के समन्वयन की अवस्था। नंबर 4, गौण स्कीमेटा के समन्वयन की अवस्था। नंबर 5, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। और नंबर 6, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। ये 6 अवस्थाएं बार बार, ये 6 उप अवस्थाएं थी, बार बार पढ़ेंगे और जिन प्याजों को हम अच्छी तरह समझेंगे। दोस्तों
उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में आपको कुछ ऐसी चीजें जो पहले समझ में ना आई हो उनको आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास करते रहिए। दोस्तों अगर कोई डाउट बनती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, किसी प्रकार का सुझाव है तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दिल से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।